इनकी 5 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 कम्स इनटू इफेक्ट। ठीक है, तो अगर सबसे पहले है क्या, देखो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट मतलब कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो अगर क्राइम हुआ है कि वो क्रिमिनल के अंदर ही आएगा या किसके अंदर आएगा। ठीक है, इस एक्ट ने क्या किया है, कुछ मेजरमेंट्स के स्कोप और स्फेयर को एक्सपेंड कर दिया है विच कैन बी टेकन टू हेल्प इन, जिसके अंदर हम किसी पर्सन की यूनिक आइडेंटिटी को पहचान सकते हैं अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, और उसके साथ हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या मेजरमेंट्स लिए गए, जैसे फिंगर इंप्रेशंस, पाम प्रिंट, फुटप्रिंट इंप्रेशंस, फोटोग्राफ, इरिस, ठीक है, जो आंख के अंदर होता है, रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस अमंग अदर। ठीक है, ये क्या करेगा, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर 1920 है उसको रिप्लेस करेगा। अब इस एक्ट के अगेंस्ट कंसर्न्स क्या है, क्योंकि अब देखो एक ह्यूमन की सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लिया जा रहा है। ठीक है, तो एक्ट के ये जो प्रोविजंस है वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी को वो वायलेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके पास दे ही लैक्स कैपेसिटी टू डील विद डाटाबेसेस, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं और प्रपोज मेजरमेंट पर्टिकुलरली ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल एंड देयर एनालिसिस। ठीक है, हाउएवर इसके अलावा क्या है, अगर आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है तो डाटा कलेक्ट करने पे यूज़ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, कोई उनके यूज़ को लिमिटेड रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कंसर्न्स है। अब एक्ट के क्या की प्रोविजंस है, सबसे पहले क्या करेगा, ये पुलिस को लीगल प्रोवाइड करता है, लीगल पावर देता है कि वो कोई भी फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल ले सकता है किसी भी कन्विक्ट के, मतलब हमें किसी पे शक भी है तो हम उसके भी ये सैंपल ले सकते हैं एज वेल एज दोज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम। देखो एक तो होता है शक, होता है एक तो होता है कि हाँ ये अब गिल्टी साबित हो गया है। ठीक है, एक्यूज का लेना समझ में आ रहा है लेकिन कन्विक्टेड के भी लेंगे। ठीक है, एक्ट ने एक्सपेंड किया टाइप ऑफ डाटा डेट में बी कलेक्टेड, पर्सन फ्रॉम होम सच डाटा में बी कलेक्टेड एंड अथॉरिटी डेट में अथॉराइज सच कलेक्शन। मतलब कि एक्ट के अंदर ये बता दिए कि आप कौन कौन सा डाटा किस बंदे से ले सकते हो और कौन सी अथॉरिटी है जो इस कलेक्शन को अथॉराइज कर सकती है। ठीक है, डिटेल जो भी कलेक्टेड होएगी उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है 75 ईयर्स के तक फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन। इसके अलावा इसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को एम्पावर दी है कि वो मतलब कि जो भी सैंपल्स हैं उसको कलेक्ट, स्टोर एंड प्रिजर्व कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं फॉर शेयरिंग, डिसेमिनेशन, डिस्ट्रक्शन, डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, रेजिस्टेंस और रिफ्यूजल टू गिव डिटेल विल बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस अंडर द IPC 1860। सपोज करो किसी एजेंसी ने मांगे कि हमारे साथ किसी डाटा को शेयर करा और आपने अगर मना कर दिया शेयर करने को तो वो एज एन ऑफेंस कंसिडर हुआ जाएगा अंडर IPC। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस पैनल एक्सेप्ट चेंज प्रपोज टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट बिल 2021। तो गाइस ये जो न्यूज़ एनवायरनमेंट में कवर होगी, इसको बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 2021 में, लेकिन उसके बाद इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे भेज दिया था जिसने अभी अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। देखो क्या होता है, कोई भी बिल अगर किसी भी हाउस में आता है वो एक्ट कब बनता है, जब दोनों हाउस से पास हो जाता है और फाइनली प्रेसिडेंट भी उसको सील कर देते हैं कि हाँ नाउ इट इज़ ओके, तब उसके बाद ये एक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ वहाँ पर उनको लग रहा है कि ये अभी एक्ट नहीं बनना चाहिए या वो कुछ सजेशन मानते हैं तो वो किसी कमेटी के पास आके भेज सकता है। ठीक है, तो उसी तरह इस बिल को उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया था। इस बिल क्या करेगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का जो 2002 का उसको अमेंड कर देगा। ठीक है, सो दैट हम क्या कर सकें, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको इनक्रेज कर सकें और वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट कर सकें। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ रिसर्च प्रोसेसेस या पेटेंट एप्लीकेशंस की प्रोसेस को और ईजी बनाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनक्रेज करेंगे इस सेक्टर में। ठीक है, इस बिल ने अमेंड किया है कि हमें क्या करना है, कुछ नगोआ प्रोटोकॉल की रेफरेंस को भी इंक्लूड करना है। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंडर कार्टिगिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी जो कि 2003 में हुआ है, नगोआ प्रोटोकॉल ऑन एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो कि 2014 है, इसको भी अडॉप्ट किया हुआ है जो कि इंडिया ने रेटिफाई दोनों को किया हुआ है। तो गाइज ये प्रोटोकॉल कौन सा किस साल में, इसका ईयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर में लगाने को आ जाता है। ठीक है, क्या क्या अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं, रिड्यूस प्रेशर ऑन वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक हो, इसमें बोला है कि जो वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स हैं हम उनके कल्टीवेशन को हम एनकरेज करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड फैसिलिटेटिंग फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस एंड ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स। ठीक है, यही बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड मतलब वैसे ना होता है, जंगली होता है, टॉक्सिक होते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्लांट्स में दवाई वाली कुछ खासियत होती है, तो इसलिए हम उसके प्लांट्स को उगाएंगे और उनसे रिलेटेड जो रिसर्च है, पेटेंट एप्लीकेशन है, उसको जल्दी जल्दी और करेंगे। इसके अलावा हमने जो रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनको एग्जाम्प्ट किया है इसके अंदर। ठीक है, फ्रॉम गिविंग प्रायर इंटीमेशन टू स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। इसके अलावा जो सिंप्लीफाइंग करेंगे जो भी पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस होता है
ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ प्रोविजंस को इसमें डीक्रिमिनलाइज किया है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें फ़ाइन लगता था, तो इन सब चीज़ों को अभी डीक्रिमिनलाइज कर दिया, ठीक है। असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज को है आप उसको असेस भी करो और किस तरह से आप उससे बेनिफिट ले सकते हो, वो एरिया भी आपसे, वो स्पीसीज भी आपसे बेनिफिट ले सके और आप भी उस स्पीसीज से बेनिफिट करो। इस तरह से आपको क्या करना है, शेयर बेनिफिट से काम करना है, ठीक है। और इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। नेक्स्ट न्यूज़ है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट कमिंग अप इन द लक्षद्वीप। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर, वो अपना एक ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट कावरत्ती में स्टेब्लिश कर रहा है। तो इससे हमारा जो ओशन थर्मल एनर्जी का जो पोटेंशियल है इंडिया में वो 1,80,000 मेगावाट हो जाएगा। देखो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ओशन के सरफेस का जो डिफरेंट वाटर होता है, मतलब यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा कम होगा, ऊपर थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डीप ओशन वाटर से एनर्जी, जो सन के से जो एनर्जी आती है वो ओशन के सरफेस को तो गर्म कर देती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में जो सरफेस वाटर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू डीप वाटर, ठीक है। तो नीचे का वाटर तो ठंडा होता है, ऊपर का वाटर थोड़ा गर्म होता है, तो उसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस को यूज़ करता है, एटलीस्ट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसके थ्रू क्या होएगा, पावर को, मतलब कि टरबाइन को पावर मिलती है, सो दैट वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। जो वार्म सरफेस वाटर होता है वो इवेपोरेटर के थ्रू पंप किया जाता है, और जिसके अंदर वर्किंग फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड जैसे वेपराइज होता है तो टरबाइन को घुमा देता है, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेजेस क्या है इंडिया के, क्योंकि ट्रॉपिकल, आपको पता है इंडिया सब ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आपको ज़्यादा मिलेगा ओशंस में, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर का सरफेस ज़्यादा गर्म होएगा और नीचे का थोड़ा ठंडा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया जियोग्राफिकली वेल प्लेस्ड, एनवायरमेंट फ्रेंडली, कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल रहेगा हमारे पास। चैलेंजेस क्या है, इंक्रीजिंग बायोफाउलिंग, ठीक है, क्योंकि जो टर्बाइंस होते हैं उसमें एल्गी जम सकती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, कैपिटल बहुत चाहिए, मतलब एक्सपेंसिव है, और हैबिटेट भी डिस्टर्ब होगा। ओशंस के अंदर लगाओगे प्लांट तो जो लाइफ एक्वेटिक लाइफ है उस पर भी मतलब कि थ्रेटनर पहुंचेगा। नेक्स्ट थाईलैंड ऑर्गेनाइजेज सीरीज ऑफ इवेंट टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया। तो गाइस ये इंटरनेशनल रिलेशन में कवर होगी। अभी क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज़ प्लान की जा रही है इस साल, सो दैट हम क्या कर सके, थाईलैंड और इंडिया दोनों कॉपरेशन को रिफ्लेक्ट कर सके। 1947 से देखा जा रहा है इंडिया डायनेमिक अच्छे खासे बायोलेटरल रिलेशन थाईलैंड के साथ इंजॉय कर रहा है। रिसेंट टाइम में भी इंडिया की जो एक्टिव पॉलिसी है जिसको कॉम्प्लीमेंट की गई है, इसके अलावा थाईलैंड की भी एक्टिव पॉलिसी है। ये दोनों कंट्री की दोनों डिफरेंट पॉलिसीज से दोनों कंट्रीज और एक दूसरे से क्लोज आ रही है। इंडिया और थाईलैंड के रिलेशंस के हम देख लेते हैं। इकोनॉमिकली देखें तो बायोलेटरल ट्रेड ऑलरेडी 2021-22 में सबसे ज़्यादा हाई पहुंचा, $15 बिलियन का। डिफेंस कॉपरेशन में भी हमने ऑलरेडी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया 2012 में। इंडो थाई कॉर्पोरेट एक्सरसाइज होती है 2015 से। इसके अलावा इंडिया पार्टिसिपेट करता है एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड में, जो कि लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके अलावा कुछ बायोलेटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी है, जैसे ज्वाइंट कमीशन मीटिंग होगी, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, ज्वाइंट टास्क फोर्स हो गया। कनेक्टिविटी क्या है, इंडिया और थाईलैंड में कनेक्टिविटी हम अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू वेरियस इनिशिएटिव, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, एशियन हाईवे नेटवर्क बन रहा है, बिटलिस अंडर द बिम्स्टेक फ्रेमवर्क। तो डिफरेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कल्चर देखें तो बुद्धिज्म है, जो कि दोनों इंडिया और थाईलैंड को जोड़ के रखता है, और जो मिलियन ऑफ थाई बुद्धिस्ट है वो लुम्बिनी विजिट करते रहते हैं, जो हमारे इंडिया में बुद्धिस्ट प्लेस है, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। रीजनल कोऑपरेशन के दोनों साइड कोऑपरेट करते हैं। एशियान में ईस्ट एशिया समिट हो गया, बिम्स्टेक, मिको गंगा कोऑपरेशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में। अगर हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट देखें तो एस्टिमेटेड 2.5 लाख पीपल हैं ये जो इंडिया के ओरिजिन के हैं, जो थाईलैंड में रहते हैं। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया नीड्स टू रोल बैक ऑन स्टिमुलस ग्रेजुअली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो गाइस ये जो न्यूज़ हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। देखो IMF ने भी बोला है कि इंडिया को अपने स्टिमुलस को मतलब धीरे धीरे रोल बैक करना पड़ेगा। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, जैसे अभी क्या है, कोरोना आया था तो यहाँ पे लोगों की भी हालत ख़राब होगी, फाइनेंशियल सेक्टर भी हो गया और जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी ख़राब हो गया। तो हमने क्या किया, इंडिया ने, गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू क्या किया, लोगों को फ़ायदा पहुंचाया फिजिकल स्कीम से, और RBI ने क्या किया, मॉनेटरी स्कीम से क्या किया, बैंक्स को फ़ायदा बताया। तो ये स्टिमुलस होता है, ठीक है, मतलब थोड़ी देर हमें हेल्प देनी है। तो IMF ने बोला कि अब और हेल्प देने की ज़रूरत नहीं है, अब धीरे धीरे वो स्टिमुलस को वापस लो, ठीक है, ये बात किया। 2022 में एक्सटर्नल सेक्टर की रिपोर्ट में IMF ने सजेस्ट किया था कि अगर हमें इंडिया ने एक्सटर्नल सेक्टर को अच्छा बैलेंस करना है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले
जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलस देता है उसको विड्रॉ करो, मतलब जो अभी सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट सपोर्ट करिए या जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो बैंक्स को सपोर्ट कर रहा है उसको धीरे धीरे कम करो, ठीक है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, शिपमेंट्स को स्केल अप करो ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा ज़्यादा आप करो, लिबरलाइज करो इन्वेस्टमेंट डिजाइन को, और जो तारीफ है जो टैक्स स्ट्रक्चर उसको रिडक्शन करो। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है, एक्सटर्नल सेक्टर जो कंट्री का है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कौन कौन सी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है जो रेजिडेंट्स में हो रही है, ठीक है। मतलब कि आप कौन से ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द इंडिया कर रहे हो, ठीक है। IMF ने इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको पता है कि वो वर्ष हो चुका है, जो कि मतलब कि लास्ट फिस्कल ईयर में $38 बिलियन था और 2023 में बढ़ के वो $108 बिलियन हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये बताता है कंट्री की जो ट्रेड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में उसका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है। ये पार्ट है ऑफ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और अगर ज़्यादा डेफिसिट है तो इंडिकेट करता है कि हमारी मनी इतनी अंदर नहीं आ रही जितनी बाहर जा रही है। अगर BOP अच्छा है, BOP ज़्यादा हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, एंड एसेट्स बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट सेशन ऑफ हाई पावर जॉइंट ट्रेड कमेटी अंडर द इंडिया मॉरिशियस CECPA हेल्ड सक्सेसफुली। तो गाइस ये जो न्यूज़ है अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगा। अभी एक हाई पावर जॉइंट ट्रेड कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो क्या कर रही है, इंडिया मॉरिशियस के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट की फंक्शनिंग को या कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसको रिव्यू कर रही है। ये जो हमने एग्रीमेंट था ये आया था 2021 में, पहला ट्रेड एग्रीमेंट था जो इंडिया का साइन हुआ था अफ्रीका की कंट्री के साथ, ठीक है। इसके अंदर किस किस क्या क्या कवर होता है, ट्रेड्स इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड्स इन सर्विसेज, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर, डिस्प्यूट सेटलमेंट, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, टेलीकॉम, फाइनेंशियल। तो ये चीज़ें हैं जो इसमें कवर होती हैं। इंडिया और मॉरिशस के क्या रिलेशंस हैं, इकोनॉमिकल देखें तो हमारा जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज का वो $786.7 मिलियन है, जो बढ़ा है 2019-20 में, जो $690 होता था मिलियन। मॉरिशस थर्ड टॉप सोर्स है जो FDI मतलब कि इन इंडिया, ठीक है, मतलब कि इंडिया में थर्ड ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा FDI भेजती है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक देखें तो मॉरिशस स्पेशल प्लेस रखता है इंडिया के विजन ऑफ सागर में, और क्योंकि जहाँ काफ़ी जो इंपॉर्टेंट सी हैं वो कम्युनिकेशन, जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारे यहाँ बनते हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट देखें तो इंडिया के जो ओरिजिन पीपल हैं वो 70% कंप्राइज करते हैं, नियरली 70% मॉरिशस पॉपुलेशन को। डिफेंस में देखें तो इसमें है इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ डोर्नियर एयरक्राफ्ट एंड एडवांस लाइट हरकत ध्रुव, ठीक है। तो ये 3-4 मिसाइल्स हैं जो हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। चैलेंजेस क्या हैं, चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है, जिसकी वजह से वो मॉरिशस को फ़ायदा पहुंचाएगी और अपना वही इंडिया का फिर पीछे रह जाएगा। फाइन, अब हम पढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़। ईरान न्यूक्लियर टास्क रीस्टार्ट इन वीना विद यूरोपियन यूनियन मेडिएशन। देखो ईरान की न्यूक्लियर टास्क स्टार्ट हुई है द्वारा वीना के साथ, यूरोपियन यूनियन उसमें बीच में उसने इंटरमीडिएट बना है। एम का यही है कि हम क्या कर सकें, जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी सिविलियन नेचर में, मतलब वो क्रिमिनल में ना जाए, जो जैसा वो चल रहा है अगर उसको नॉर्मल पर्पस के लिए यूज़ करना तो करें। ईरान का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट था उसको पहले बोलते थे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको साइन किया गया था ईरान और 6 कंट्रीज़ के बीच में, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK, US में। 2018 में US ने नमक को विड्रॉ कर लिया था इस डील के साथ। इस एग्रीमेंट के अंदर ईरान को बोला गया था कि वो कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर सकता और उसको अपनी फैसिलिटीज़ ओपन करनी पड़ेगी टू मोर एक्सटेंसिव इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस, ठीक है। मतलब कोई कंट्री वहाँ पे इंस्पेक्ट करनी होगी कर सकती है, ईरान में तो वो कर नहीं देगी, ठीक है। हाईवर USA के विड्रॉल के बाद ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बिगन कर लिया है 2 levels हाइयर देन दोज एग्रीड इन JCPO, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट विड्रॉज पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। गवर्नमेंट ने बोला है कि अब वो क्या करेगी, वो रिप्लेस करेगी और नया बिल के साथ विद अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क एंड कंटेम्प्रेरी डिजिटल प्राइवेसी ला। अभी जो आपके डिजिटल प्राइवेसी लाज हैं अभी कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट में, तो उसको अब नया बिल रिप्लेस करेगा जिसमें अच्छे से नए रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, ठीक है। जो PDP बिल था दैट इज द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसको सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया 2019 में, और इस बिल को रेफर किया गया था अगेन ज्वाइंट पार्लियामेंट की कमेटी में, और जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2021 में दी थी। डाटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि वेरियस पॉलिसीज और प्रोसीजर से आप क्या करोगे, किसी भी बंदे की प्राइवेसी को सेफ रखोगे, प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, सो दैट उसके डाटा को ज़्यादा वो फैले ना, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन नहीं रखोगे तो नेगेटिव मार्केट इफेक्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वैल्यू ऑफ डाटा इंक्रीज़ होगा और डिजिटल सॉवरेनिटी भी हमारी प्रोटेक्ट बनी रहेगी। नेक्स्ट है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
अभी क्या है, पहले जो 2 ऑफर है इसने 2 बैंक्स को दिए हैं, हैव सरप्राइज बैंकर बिकॉज ऑफ इट्स लो वैल्यूज़। अभी जो बैड बैंक है ये, ठीक है, बैड बैंक का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है जो कि अनाउंस किया 2021 बजट में, जो किसी भी बैंक के जो रिस्की एसेट्स है वो अपने आप रख लेता है, ठीक है, जैसे ARCs होती हैं, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का काम क्या होता है, सपोज करो आप हो, आपने 100 करोड़ पे ले लिए बैंक से और उसके लौटाए नहीं, ठीक है, तो वो ARC क्या करेगी, बैंक को 100 करोड़ तो नहीं दे पाएगी, बोलेगी 80 करोड़ पे रख ले चल, ठीक है, तो बैंक का बैड लोन कवर हो गया, कम से कम 100 करोड़ तो नहीं मरे, 20 करोड़ रह गए, तो अब वो आपसे 80 करोड़ पे आपसे निकलवाएगी या वो 100 करोड़, ठीक है, तो इस तरह से होता है, ठीक है, या तो आपकी कोई ज़मीन हड़प लेगी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो इस तरह से कर लेगी। जो बैड बैंक है वो आपको बता दी कि है, अभी की जो NARCL है वो क्या कर रही है, कुछ एसेट्स को एक्वायर कर रही है बाय मेकिंग एन ऑफर टू द लेड बैंक। अप्रूव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैड बैंक क्या क्या होता है, बैड बैंक के अंदर एक NARCL है, इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है ICMR स्टार्ट्स न्यू इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी फूड बॉर्न पैथोजन सर्वे नेटवर्क को इनोग्रेट किया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इसमें क्या होएगा, जो प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी जो कैंपेन्स चल रहे हैं, या जो फूड बॉर्न जो डिजीज़ होती हैं फूड की वजह से, फिगार खाना की वजह से जो आ जाती है नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा रहती हैं, तो उन कैंपेन्स को वो कोऑर्डिनेट करेंगे और देखेंगे, लेबोरेटरी सर्विस देंगे, जैसे पैथ लैब्स देंगे, ताकि जल्दी हम डिटेक्ट कर सकें कौन बंदा किस डिजीज़ से वो है, मतलब सफ़र कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे इलनेस बर्डन, स्पेसिफिक पैथोजेंस को डिटेक्ट करेंगे विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटब्रेक, कि वहाँ पे इतना आउटब्रेक क्यों होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैटर्न को भी डॉक्यूमेंट करेंगे कि अगर कोई दवाई वहाँ पे हम दे रहे हैं वो लग क्यों नहीं रही है, ठीक है, तो इन सबको देखेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अभी के जो नंबर ऑफ एक्टिव डीमैट अकाउंट हैं वो 7 करोड़ मार्क उसने क्रॉस कर लिया है। डीमैट अकाउंट इन्वेस्टर्स की हेल्प करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपने शेयर सिक्योरिटी रख, जैसे आप ट्रेडिंग करते हो शेयर्स की तो वो डीमैट अकाउंट से ही करते हो। तो ये जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है, ये 1999 में फाउंडेड किया था, सो दैट आप क्या कर सको, मार्केट जो भी कन्वीनियंट डिपेंडेबल सिक्योर डिपॉजिटरी सर्विसेज उठा सको अफोर्डेबल कॉस्ट में। डिपॉजिटरी फैसिलिटेट्स क्या करता है, इजीली आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज़ को या शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो, ठीक है। बाकी इसको प्रमोट किया जाता है BSE के द्वारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, ज्वाइंटली विद सम बैंक जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी लेट पेमेंट सरचार्ज एंड द रिलेटेड मैटर्स रूल 2022। अभी क्या है, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने क्या किया, नियरली 22,000 करोड़ पे सैंक्शन की हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 4 स्टेट में, सो दैट क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो इतने मतलब लोन से गुजर रही हैं या फिर लॉस से गुजर रही हैं वो उनको पूरा कर सकें, ठीक है। अब ये LPS रूल क्या है, लेट पेमेंट सरचार्ज, ये एक चार्जेस होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देना पड़ता है कि, ठीक है, टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ मंथली चार्जेस, ठीक है, लाइक अगर उसने मंथली चार्जेस देने में डिले हो गया तो उसको कुछ फाइन लगता है, ठीक है। इसका एम ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स को स्ट्रेंथन करें और फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर पावर सेक्टर में। नेक्स्ट है एंटेड एंड गाइडेड मिसाइल। तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है लेज़र गाइडेड ATGM फ्रॉम मेन बैटल टैंक अर्जुन, ठीक है। ये हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड है जो कुछ एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को डिफीट कर सकता है, ठीक है। इसके पास मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी भी है। टोंगा वैक्यूम देखो वोल्केनो कहाँ पे आई है, वोल्केनो इरेक्शन टोंगा में आया जनवरी 2022 में। ये ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है और अर्थ की ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकता है। जनरली जो वोल्केनिक प्रश्न होते हैं वैसे वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं, ठीक है, लेकिन जो अंडर वाटर इरप्शन होता है जैसे हुंगा टोंगा टांग में, उसमें 146 टेराग्राम्स इंजेक्ट हुए हैं वाटर वेपर के इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ज़्यादा अगर स्ट्रेटोस्फेयर H2 आ जाए, अगर ज़्यादा देर रहे, ईयर्स ज़्यादा साल तक रहे, तो उसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेरिक केमिस्ट्री भी बिगड़ सकती है और सरफेस में मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी आ सकती है। नेक्स्ट है नेचुरल फ्लड मैनेजमेंट। फ्लड लाइक सिचुएशन हो रखी है केरला में, जिसकी वजह से नेचुरल फ्लड मैनेजमेंट टेक्निक को अडॉप्ट करने की बात आ चुकी है। तो इसके अंदर ये बोला कि हमें कैचमेंट एरिया में वाटर को स्टोर करना है और वाटर के रन ऑफ के रेट को स्लो करना है, ठीक है, मतलब जो रिवर्स में पानी छोड़ते हैं उसको कम करना है। अब जो नेचुरल फ्लड मैनेजमेंट में कौन कौन से मैकेनिज्म करते हैं, हमें टेम्परेरी स्टोरेज क्रिएट करना होता है सो दैट फ्लड के इवेंट्स में आप टेम्परेरी वाटर को स्लो कर दो और उसके बाद धीरे धीरे आप उसको खाली कर दोगे। कैचमेंट एंड चैनल रेफरेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे दिस स्लोज द फ्लो बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग लॉसेस ऑफ वाटर आइदर थ्रू सीपेज इन अंडरग्राउंड और इवेपोरेशन। डिसिंक्रोनाइज करते हो पीक फ्लो फ्रॉम ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, एक ट्रिब्यूटरी को थोड़ा स्लो कर देते हो एज कम्पेयर टू अनदर। नेक्स्ट है लचित बोरपुखान।
असम के सीएम ने अर्ज किया सभी स्टेट्स को कि स्कूल के जो बुक्स होती हैं उनमें एक चैप्टर को इंक्लूड करो लचित बोरफुकान। और ये कौन थे, ये 17th सेंचुरी में अहोम डायनेस्टी के जनरल होते थे, ठीक है। इनको बेस्टली माना जाता है फ्रॉम द बैटल ऑफ साराघाट, जो कि ब्रह्मपुत्र के रिवर पे हुई थी जब इन्होंने मुगल्स को हराया था 1671 में। लचित को अपॉइंट किया गया था एज ए बोरफुकान बाय चिंग चक्रध्वज सिंह, जो बोरफुकान एक पोजीशन होती थी जिसके पास एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स होती थी। इनकी क्वालिटीज़ क्या थी, ही वॉज वेरी डिवोटेड टू द नेशन, करेज एंड ब्रेवरी। फाइन। लास्ट न्यूज़ है क्रूज प्लेसेस एंड न्यूज़ में हम जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेजवाकवी जो कि कैपिटल है आइसलैंड की, यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ है नियर द साइट ऑफ माउंट फैक्टरडसवॉल वोल्केनो इन साउथ वेस्टर्न आइलैंड। पॉलिटिकल फीचर्स क्या, आइसलैंड की लार्जेस्ट सिटी है एंड लोकेटेड ऑन द दिस पेनिनसुला एट साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ एक्सावे, ठीक है। जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल कल्चर सेंटर है, फिशिंग पोर्ट है, रिवर एल्बोल यहाँ पे सिचुएटेड है ऑन माउंट इज लोकेटेड है 10 किलोमीटर फ्रॉम दिस, ठीक है। तो यह 5 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।